हेलो एंड वेलकम टू जेके मैथ्स। आई होप आप सब लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो लास्ट टाइम हमने बाइनोमियल थ्योरम का बेसिक पार्ट जो था वो कवर किया था। मैंने बोला था जब मुझे टाइम मिलेगा थोड़ा सा भी तो मैं आपको बाकी कवर कर दूंगा। एक पार्ट अभी इसमें से बचा है। हो सकता है कुछ बच्चों को लगेगी थोड़ा सा फास्ट हो रहा है, कुछ बच्चों को लगे थोड़ा सा स्लो हो रहा है, बट मेरे पास जितना टाइम मेरे से निकल के आता है उतना टाइम मैं अपने से आपको 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना मेरे से हो पाता है। तो जनरलाइज फॉर्म तक हमने जो है वो कवर कर लिया था, जिसमें आपको जनरलाइज फॉर्म का पता चला था कि a प्लस बी की पावर अगर n है, n क्या होता है इंडेक्स, इंडेक्स से एक ज्यादा मेरे पास क्या आती है नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें इसको क्या बोलते हैं, सबमिशन बोलते हैं। k इक्वल्स टू 0 से लेके n तक होगा। जो पहली टर्म होगी उसकी पावर डिक्रीज होती जाती है, जो दूसरी टर्म होगी उसकी पावर इंक्रीज होती जाती है। ये मैंने आपको करके बताया था। उसके बाद मैंने बोला था कुछ यहाँ पे आते हैं स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस के बाद आपको ये बताना पड़ेगा कि मिडिल टर्म क्या होती है, फर्स्ट टर्म क्या होती है, एंडिंग टर्म क्या होती है, जनरलाइज टर्म क्या होती है। उसके बाद कोई स्पेसिफिक आपको पूछ लिया जाए कि सिक्स्थ टर्म निकालो, सेवंथ टर्म निकालो, जैसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में या फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में पढ़ते थे। सिमिलरली बाइनोमियल थ्योरम में भी इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज हम वो कवर करेंगे। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो लास्ट टाइम हमने जो स्टार्टिंग की थी, मतलब जो एंडिंग की थी सॉरी, वो इससे की थी। ये हमारे पास एक जनरलाइज्ड फॉर्म बनता है किसका, बाइनोमियल थ्योरम का। उसके बाद मैंने जो भी इसमें पॉइंट बनते थे मैंने आपको बता दिया था कि जैसे अभी मैंने बोला कि n है तो n+1 टर्म्स से बनेगी, k 0 से लेके n तक होगा। सबसे पहले क्या आएगा कोफिशिएंट, जैसे nc0, nc1, nc2, nc3 सो ऑन टू ncn करके आपको लिखते जाना है। उसके बाद जो फर्स्ट टर्म है उसका आपको एक एक करके पावर डिक्रीज करती जानी है, और जो सेकंड टर्म है उसकी एक एक करके पावर इंक्रीज करती जानी है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो इसमें मैं आपको कोशिश करूंगा, क्योंकि इतना टाइम है नहीं कि मैं अलग से नोट्स बना पाऊँ, वो चीज़ें यहीं से एनसीईआरटी से आपको पढ़ा देता हूँ और पूछा भी यहीं से जाएगा। कुछ स्पेशल केसेस है, मान लो अब जैसे a प्लस बी था ना, तो a की जगह मैंने मान लो x ले लिया, b की जगह मैंने क्या ले लिया -y। अब b की जगह -y लिया, इसका मतलब एक टर्म में क्या आ गया, माइनस आ गया। अब करना हमको वैसे ये पहला लिखा nc0, nc1, nc2, nc3 ऐसे करते करते ncn तक लिखा। ये तो आपको वही चीजें करनी है। पहला कोफिशिएंट क्योंकि पॉजिटिव है तो पहले x की पावर फुल आएगी, जो भी मतलब इंडेक्स है, फिर एक एक कम होती जाएगी, n-1, n-2, n-3 सो ऑन टू ऐसे x इंटू n-n आएगा ना, n-n मतलब 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, तो यहाँ पे 1 बन जाएगा। अब क्योंकि y यहाँ पे नेगेटिव है तो y की पावर जो भी होती जाएगी वो माइनस में आता जाएगा। जैसे यहाँ पे -y है तो स्टार्टिंग में y की पावर क्योंकि 0 होती है तो कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे -y की पावर 1 इंक्रीज हो जाएगी, यहाँ पे -y की पावर 2, फिर एक एक इंक्रीज होते जाएगी, ऐसे आ जाएगी। जहाँ पे ये पॉजिटिव हुआ, सॉरी इवन हुआ, तो वहाँ पे क्या आ जाएगी हमारे पास, पॉजिटिव टर्म आ जाएगी। जहाँ पे ये ऑड हुआ पावर तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव टर्म आ जाएगा। तो इस तरह से अगर बीच में कहीं नेगेटिव आ जाता है तो जहाँ जहाँ आपकी पावर क्या आएगी, ऑड आएगी, तो वहाँ पे बीच में क्या साइन आएगा, नेगेटिव। जहाँ जहाँ आपकी पावर कौन सी आएगी, इवन आएगी, वहाँ पे कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। तो ये आपका एक स्पेशल केस था। दूसरा स्पेशल केस क्या है कि a की जगह मैं क्या ले लेता हूँ, 1। a की जगह मैंने क्या ले लिया, 1। अब मुझे खुद बताओ कि a की पावर कुछ भी हो, n-1 हो, n-2 हो, 1 है ना यहाँ पे, तो 1 की पावर कुछ भी हो तो फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। इसका मतलब मैं a यहाँ पे ना भी लिखूँ, 1 ना भी लिखूँ तो चलेगा। तो nc0, nc1, nc2, nc3, ncn करके अब सिर्फ b को लिखूंगा। b की पावर सबसे पहले कम होगी, फिर एक एक करके एक इंक्रीज, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 सो ऑन टू n करके ऐसे इंक्रीज होते जाएगी। ठीक है, ये एक और स्पेशल केस था जिसमें पहला क्या है, 1 है। जब पहला 1 होगा तो a की पावर कुछ भी होगी, मुझे फर्क उससे नहीं पड़ेगा। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। अब देखो 70% एफर्ट्स आपको मैं दे सकता हूँ इस समय। पहले मैं क्या करता था, 100% मैं ही देता था क्योंकि उतना टाइम मेरे पास था। अब मैं 70% आपको दे सकता हूँ, 30% आपको खुद से करना होगा। वीडियोस को देख के मुझे पूछना होगा, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे पूछना होगा। अगर ये 30% एफर्ट आप नहीं करोगे ना तो ये 70% एफर्ट भी आपको नहीं दिखेगा। ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। नेक्स्ट स्पेशल केस अगर मैं देखूं तो जैसे मान लो यहाँ पे क्या आ गया, x की जगह मैंने क्या रख लिया, 1। जैसे यहाँ पे क्या था, 1 प्लस x की पावर n था ना, अब मैंने x की जगह भी क्या रख लिया, 1। तो मतलब 1 प्लस 1 की पावर कुछ आ गया। अब चाहे यहाँ पे भी 1 है तो 1 की पावर कुछ भी हो तो फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। इसका मतलब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट्स आएंगे। समझ रहे हो, nc1, nc2, nc3, nc4 ऐसे करके मेरे पास कोफिशिएंट्स आएंगे। क्यों, क्योंकि मेरे पास क्या है, a भी क्या है टर्म 1, b भी क्या है टर्म 1, तो a और b की पावर कुछ भी करूंगा, 1 की पावर कुछ भी करूंगा तो कोई फर्क मुझे नहीं पड़ने वाला। तो इस केस में मेरे पास क्या आने वाला है, इस तरीके से आएगा। अभी आपके पास ऐसा दिखा, मान लो कहीं पे आपको क्वेश्चन दिखा 6 की पावर, एक सेकंड रुको, कहीं पे आपको क्वेश्चन दिखा 6 की पावर n। अब 6 की पावर n को आप कैसा लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 3 + 3 की पावर n, आप इस तरह से लिख सकते हो। आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो 1 + 5 की पावर n, ऐसा लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर मैं इस तरीके से लिखूं, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, nc0, फिर लिखूंगा nc1, फिर लिखूंगा nc2, ये तो मेरे पास आ गया कोफिशिएंट्स।
उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, आपको पता है कि a की पावर जो है वो एक एक करके कम हो जाती है, लेकिन a मैंने यहाँ पे क्या ले लिया 1, तो 1 की पावर कुछ भी होगी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। जो b की पावर है पहले 0 होती है, मतलब यहाँ 5 की पावर 0, फिर 5 की पावर एक एक करके इंक्रीज, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, ऐसे करते करते लास्ट में 5 की पावर n ऐसा जाएगा। तो आपके पास आंसर इसका किस तरीके से बनेगा, अगर मुझे ये पूछा गया है तो आसान ये रहेगा कि आप उसको ब्रेक किस में करो, 1 और दूसरा नंबर जो बचा है उसमें ब्रेक करो, तो आपका ज्यादा आसान होगा। जैसे ये बचेगा NC0 5 की पावर 0 प्लस NC1 5 की पावर 1 प्लस NC2 5 की पावर 2, ऐसे सो ऑन टू चलता जाएगा, NCN 5 की पावर n, ये इस तरीके से चलता जाएगा। तो अगर आपको ऐसा नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको कैसे ब्रेक करना है, 1 प्लस समथिंग में ब्रेक करना है, ताकि आपकी एक टर्म क्या बने, हमेशा पावर कुछ भी हो 1 की तो वो हमेशा 1 ही आपका बनेगा। आई होप ये भी आपको समझ आया होगा। उसके बाद अगेन आपके पास ये माइनस टर्म है, माइनस वाला मैंने आपको बता दिया कि जहां जहां ऑड पावर आएगी वहां पे ऑड मतलब माइनस आएगा, जहां जहां इवन पावर होगी वहां पे पॉजिटिव हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट टाइम करा दिया था। अब यहाँ पे ये भी मैंने आपको लास्ट टाइम करा दिया था। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको देखो। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि 1.01 की पावर 10 लाख या फिर 10,000, इनमें से कौन सा बड़ा है। अब आपको मतलब एज अ नॉर्मल बंदा जिसको बाइनोमियल थ्योरम का नहीं पता है वो तो ये बोलेगा सर ये 1.01 है, सर ये 1 है, मतलब लगभग 1 है, 1 की पावर कुछ है, और ये 10,000 है, सर 10,000 बड़ा होगा। लेकिन नहीं, हमारे पास ये बड़ा होगा। सर वो कैसे? अब ऐसे नॉर्मली तो मैं इसको नहीं कर सकता, लेकिन बाइनोमियल थ्योरम मुझे पता तो मैं कर सकता हूँ। अगर आप ध्यान से इसको देखो तो मैंने क्या किया, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या बोला कि कोई भी नंबर आपको आए तो उसको किस में ब्रेक करो, 1 प्लस समथिंग में ब्रेक करो, ताकि आपका आसान हो जाता है। 1 प्लस समथिंग में ब्रेक किया, पहला कोफिशिएंट क्या आएगा, 10 लाख C0, 10 लाख C1, 10 लाख C2, 10 लाख C3, ऐसे करते करते आता जाएगा। अब देखो, अब क्योंकि यहाँ पे पहली टर्म क्या है 1, तो 1 की पावर कुछ भी होगी डिक्रीज होती जाएगी, उसका फर्क मुझे नहीं पड़ेगा। दूसरी पावर यहाँ पे क्या होता है, पहले में क्या आता है, इसकी पावर, दूसरी टर्म की पावर 0, तो वो क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे कितना होता है, दूसरी टर्म की पावर 1, तो दूसरी टर्म की पावर 1 मतलब 0.01। आगे मैंने एक्सपेंड किया ही नहीं इसको, क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे पता था कि इसी टर्म से मेरा जो है वो आंसर आ जाने वाला है। तो ये कितना हो जाएगा, NC0 किसके बराबर होता है, n, मतलब ये 10 लाख आ गया, सॉरी NC0 कितना इसके बराबर होता है 1, तो ये कितना आ गया 1। NC1 किसके बराबर होता है यहाँ पे 10 लाख, मतलब n के बराबर इंटू 0.01, जब इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 10,000, 10,000 प्लस 1 कितना आ गया 10,000 से ज्यादा आ गया, तो इसका मतलब ये 10,000 से क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब ये जो पावर है वो 10,000 से क्या होगी, ज्यादा होगी। इस तरीके का क्वेश्चन आपको कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो हमेशा 2 से 3 टर्म जो है वो बाइनोमियल की एक्सपेंड करना, उसका आंसर निकालना, अपने आप आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, कुछ भी इसमें फालतू का नहीं लगेगा। नेक्स्ट बढ़ता हूँ। नेक्स्ट देखो, जैसे देखो अभी मैंने आपको 6 की पावर n करके बताया, अभी थोड़ी देर पहले 6 की पावर n मैंने यहाँ पे कहीं बताया होगा आपको, शायद कहाँ गया, हाँ यहाँ पे बताया 6 की पावर n, तो मैंने बताया 1 प्लस 5 की पावर n में उसको ब्रेक कर सकते हो। सिमिलरली अब चाहो तो ये क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो। 6 की पावर n को जब मैंने ब्रेक किया किसमें, 1 प्लस 5 की पावर n में, तो क्या आ जाएगा, पहले NC0, NC1, NC2, NCn। क्योंकि यहाँ पे 1 है तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, मैं डायरेक्टली b पे जाऊंगा। पहले b की पावर कितनी होती है 0, फिर b की पावर 1, फिर b की पावर 2, फिर b की पावर n, इस तरह से ये बनता जाएगा। ठीक है, ये समझ आ गया आपको। अब इसने क्या किया है, NC0 कितना होता है 1, NC1 कितना होता है n, और 5 मल्टीप्लाई है तो 5n आ जाएगा। NC2 कितना होता है आपके पास, ये उतना ही रखा है उसने, और 5 का स्क्वायर, फिर ये आगे ऐसा बढ़ता जाता है। फिर उसने क्या किया है, मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है 6n माइनस 5n। अब 5n माइनस 5n है, ठीक है, तो 6n की वैल्यू आपके पास ये आ गई पूरी। इसमें अगर मैं क्या करूंगा, माइनस 5n करूंगा, तो इसके साथ मैं क्या लगा दूंगा, माइनस 5n। एक पॉजिटिव 5n था, एक माइनस 5n था, ये तो कट गए, बचा क्या, एक 1 बचा, यहाँ पे आ गया। फिर बचा 5 का स्क्वायर NC2, ये बचा, फिर 5 का क्यूब NC3, यहाँ से इसने क्या किया है, 5 का स्क्वायर कॉमन ले लिया। 5 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो NC2, NC3, 5, फिर ऐसे करते करते आगे बचता जाएगा आपके पास। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब 25 के साथ ब्रैकेट में जो भी आ रहा है, अब मुझे बताओ, मैंने ऐसा लिखा, मान लो 5 इंटू 170 लिख दिया, 5 इंटू 180 लिख दिया, 5 इंटू 700 लिख दिया। इसका मतलब 5 के साथ जो भी आ रहा है वो 5 का मल्टीपल होगा ना। 5 के साथ ब्रैकेट में कुछ भी आ रहा है तो 5 का मल्टीपल होगा। सिमिलरली 25 के साथ ब्रैकेट में जो भी आ रहा है वो 25 का मल्टीपल होगा। इसका मतलब ये सारा का सारा टर्म क्या है, 25 का मल्टीपल है। जब ये सारा का सारा 25 का मल्टीपल है, इसका मतलब जब मैं 25 से इस टर्म को डिवाइड करूंगा तो ये सारा कट जाएगा, लेकिन एक क्या बचेगा, रिमाइंडर। क्वेश्चन में मुझे उसने क्या पूछा है कि मुझे बाइनोमियल थ्योरम से प्रूव करो कि ये सारी चीज जो है जब मैं 25 से डिवाइड करता हूं तो एक रिमाइंडर आता है। तो यही क्वेश्चन था कि जब मैं 25 से इसको डिवाइड करूंगा ये तो सारा का सारा कटेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा आपका, एक रिमाइंडर बचेगा। इस तरह का क्वेश्चन मुश्किल है पूछना, क्योंकि ये प्रूव वाला क्वेश्चन है, तो प्रूव तो नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा बोल सकते हैं कि क्या
जब मैं इसको डिवाइड करूं तो मैच द फॉलोइंग में होता है ना कि एक साइड ये दे दिया, नेक्स्ट दे दिया कि क्या रिमाइंडर इसका 25 से डिवाइड करने में रिमाइंडर इसका 1 आता है कि नहीं आता है। तो इस तरह से आपको एक्सपेंड करके चेक करना पड़ेगा। ये फिर मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर मेरे पास इतना टाइम होता कि मैं 100% दे पाता तो मैं इसको बहुत अच्छे से अलग मतलब उस पे स्लाइड पे लेके अलग पेज पे लेके पूरा करके खुद से समझाता। लेकिन अभी मैंने फिर वही चीज़ बोली कि 70% मुझे देना है, 30% आपको देना। अगर आप 30% नहीं दोगे, ये 70% आपको नहीं दिखने वाला कहीं पे भी, आपको लगेगा कि ये नहीं पढ़ा रहा है बंदा। लेकिन मैं उतना ही एफर्ट मार रहा हूँ, बट जितना मेरे पास टाइम है, टाइम भी तो देखना है मुझे, ठीक है। तो ये आई थिंक आपको समझ आया होगा। एक्सरसाइज 8.1 जो है, आई थिंक ये क्वेश्चन अब आप कर सकते हो क्योंकि एक्सपेंशन है, इसमें कोई अब इतना ज़्यादा है नहीं। अब मैं बढ़ूंगा सीधा आपका ये जो मुझे आज समझाना था जनरल टर्म और मिडल टर्म, ये मुझे समझाना था। इसमें आपका एक नया इक्वेशन बनेगा। अब देखो लास्ट टाइम जहाँ पे हम रुके थे, ठीक है, लास्ट टाइम जहाँ पे रुके थे, एक सेकेंड रुको जरा, जो मतलब लास्ट हमारा वो था, एक सेकेंड, ये तो जो हमारी जनरल टर्म थी वो क्या आती थी, ये NCR ए की पावर सॉरी NCK ए की पावर n माइनस के बी की पावर k। अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूं, अगर मैं k की जगह r लिख दूं, r इक्वल्स टू 0 से n, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ NCR ए की पावर n माइनस आर बी की पावर r। मतलब ये मेरी मर्जी है कि मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, उस हिसाब से मैं इसको एक्सप्रेशन को चेंज कर सकता हूँ। हो सकता है मैं r की जगह क्या ले लूँ, t ले लूँ, तो t इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ के क्या बन जाएगा, NCT ए की पावर n माइनस टी बी की पावर t। तो वो मेरी मर्जी रहती है। तो ये मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन ये था, इतना आपको पता है। ये क्या आती थी मेरे पास, फाइनल एक्सप्रेशन आता था। तो यहाँ पे भी अब लास्ट में अगर आप देखो, ध्यान से देखते रहना, अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन क्या है, NCR है, क्योंकि मैंने अब यहाँ पे क्या ले लिया, r ले लिया, a की पावर n माइनस आर और b की पावर r ले लिया। इस टर्म को मैं क्या बोलता हूँ, इस टर्म को मैं बोलता हूँ जनरल टर्म। क्या बोलता हूँ, जनरल टर्म। जैसे आपको याद होगा एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जिसने पढ़ रखा है उसको पता है कि nth टर्म मैं लेता हूँ an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो है वो nth टर्म आती है मेरे पास एपी में। लेकिन यहाँ पे मेरे पास क्या है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास बायनोमियल थ्योरम है, ये अलग है थोड़ा सा, तो इसमें मेरे पास जनरल टर्म क्या आ जाएगी, NCR a की पावर n माइनस आर, मतलब a की पावर वही कम होती जा रही है और b की पावर 1 इंक्रीज होती जा रही है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, अगर मुझे चाहिए फर्स्ट टर्म, ध्यान से देखते रहना, इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, t के पाँव में r+1। ध्यान से देखना, यहीं पे कंफ्यूजन होगी, t के पाँव में r+1। मान लो कि मुझे चाहिए फर्स्ट टर्म, जब फर्स्ट टर्म चाहिए तो r की यहाँ r को क्या रखूंगा, r को 0 रखूंगा, तभी तो t1 आएगा। तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म के लिए r को क्या रखूंगा, 0, तो t1 मेरे पास कितना आ जाएगा, NC0 a की पावर n माइनस 0 b की पावर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, t1 इक्वल्स टू NC0 a की पावर n, ये मेरे पास क्या बन जाएगी, फर्स्ट टर्म बन जाएगी। समझ आया आपको। सिमिलरली अगर मुझे चाहिए होता सेकंड टर्म, ध्यान से देखते रहना, थोड़ा सा है, छोटा सा है, समझ आ जाएगा। सेकंड टर्म चाहिए तो एक तो ऑलरेडी यहाँ पे 1 है, सेकंड यहाँ पे 2 बनाने के लिए मुझे r को क्या लेना पड़ेगा, r को मुझे 1 लेना पड़ेगा। इसका मतलब सेकंड टर्म अगर मुझे बनानी है तो r कितना होगा, 1 होगा। आप देख रहे हो, टर्म मुझे बनानी है सेकंड, लेकिन r को क्या लूंगा, 1। टर्म मुझे बनानी होगी थर्ड, तो r को क्या लूंगा, 2। टर्म मुझे बनानी होगी फोर्थ, तो r को क्या लूंगा, 3। तो सेकंड टर्म बनानी है तो क्या आ जाएगा, NC2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2, ये इस तरह से आता जाएगा। अब जो भी आपको पूछा होगा इस तरीके से, आप जो वाली टर्म आपको पूछी होगी इस तरीके से आप निकाल सकते हो। जब आपको nth टर्म पता है तो आप निकाल सकते हो। जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म निकालनी होती तो a1 इक्वल्स टू a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी करते थे तो a आती थी फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म निकालनी होती थी तो a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी करते थे तो a प्लस डी जो है वो क्या आती थी, सेकंड टर्म। सिमिलरली nth टर्म पता है तो जो वाली टर्म पूछी होगी वो टर्म निकाल लूंगा। ठीक है, इतना समझ आया आपको। तो अब यहाँ से आपको ये क्लियर होना चाहिए कि अगर मेरे पास a प्लस बी की पावर n, इसको मैं एक्सपैंड कर रहा हूँ, तो मेरे पास जो जनरल टर्म है t की पावर r+1 मेरे पास जनरल टर्म बनेगी। जो भी मुझे पूछा होगा, फर्स्ट टर्म पूछी है तो r0, सेकंड पूछी है तो r1, थर्ड पूछी है तो r2, फोर्थ पूछी है तो r3, और लास्ट टर्म मतलब जनरलाइज टर्म पूछी है तो t की पावर t के पैरों में r+1। ठीक है, इतना समझ आया। अब देखो ध्यान से, इसको मैं मिटा दूं क्या, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। देखो मैं फिर वही बोल रहा हूँ बार बार के मेरे टाइम के हिसाब से इस चीज़ को समझना थोड़ा सा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब सपोज करो मेरे पास ऐसे 3 टर्म है। ठीक है, मेरे पास क्या है, 3 टर्म है। 3 टर्म कब आती है आपको पता है कि जब मेरे पास इंडेक्स कितना होता है, 2। ये तो आपको मैंने बता रखा है ना, इंडेक्स अगर आपके पास 2 होगा तो टर्म कितनी आएंगी आपके पास, 3 आएंगी। इंडेक्स मतलब कि पावर इसकी जो है, जब मुझे एक्सपेंड करना है a प्लस बी की पावर n अगर क्या है मेरे पास इवन, मतलब इंडेक्स अगर मेरे पास क्या है इवन, तो नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास क्या आएंगी, ऑड। जब नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास ऑड आएंगी तो मेरे पास मिडिल टर्म निकल के आएगी 1।
सपोज मेरे पास ऐसा ले लो 1 2 3 4 5, अगर इंडेक्स कितना होगा 4, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने निकल के आएंगी 5। जब नंबर ऑफ टर्म्स 5 निकल के आएंगी तो एक मेरे पास क्या निकल के आएगी, मिडिल टर्म निकल के आएगी। आएगी कि नहीं? अब मिडिल टर्म आएगी किसके बराबर, वो कैसे निकालनी है? ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है n अगर इवन होगा, मतलब इंडेक्स अगर इवन होगा, नंबर ऑफ टर्म्स जो आएंगी एक्सप्रेशन में n+1 एक ज्यादा आएगी, मतलब ऑड आएंगी, तो n+1 क्या होगा, ऑड। तो मिडिल टर्म किसके बराबर होगी, n/2 + 1। ये जो है मेरे पास मिडिल टर्म होगी। जैसे मान लो कि यहाँ पे मेरे पास 3 टर्म्स आई, इंडेक्स कितना था 2, इंडेक्स 2 था, तो मिडिल टर्म क्या होगी 2/2 + 1, तो कितना हो जाएगा, सेकंड टर्म। ठीक है, सेकंड टर्म मेरे पास क्या आएगी, इस एक्सप्रेशन की मिडिल टर्म आएगी। मान लो मुझे दे दिया गया a + b⁴, इंडेक्स क्या है इवन, टर्म्स कितनी आएंगी 5, ऑड आएंगी, तो मिडिल टर्म क्या निकल के आएगी n/2, n कितना था ये 4। ठीक है, n मतलब ये इंडेक्स जो है 4/2 + 1, तो कितना आ जाएगा थर्ड टर्म। तो मिडिल टर्म क्या निकल के आ जाएगी, थर्ड टर्म निकल के आ जाएगी। आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। लेकिन जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दी है कि इंडेक्स कितना है 8, इंडेक्स 8 है तो टर्म्स कितनी आएंगी 9, इसका मतलब एक मेरे पास मिडिल टर्म आएंगे। तो कैसे पता करना है, अगर इंडेक्स इवन है तो n/2 + 1, मतलब फिफ्थ टर्म जो निकल के आएगी वो मेरे पास क्या निकल के आएगी, मिडिल टर्म। अगर मुझे एक्सप्रेशन में बोला हो मिडिल टर्म निकाल के बताओ, तो कौन सी आएगी, फिफ्थ टर्म निकल के आएगी। अब फिफ्थ टर्म निकालने के लिए tr+1 आपको पता है, फिफ्थ टर्म निकालने के लिए r कितना पुट करना पड़ेगा, 4 पुट करना पड़ेगा। समझ गए? तो फॉर्मूले में आपको 4 पुट करना है, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। अब नेक्स्ट, अगर n जो है वो ऑड है, मतलब इंडेक्स अगर ऑड है, मतलब मैंने बोल दिया एक सेकंड को, ऑड है तो मैंने बोल दिया a + b⁴ बोल दिया। मान लो इंडेक्स कितना आ गया, ऑड। नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितने निकल के आएंगी, इवन, एक ज्यादा, 1 2 3 4। अब यहाँ पे एक मिडिल टर्म तो नहीं आएगी, तो इस केस में मिडिल टर्म कितनी आती है 2। कितनी मिडिल टर्म निकल के आती है 2। जब इंडेक्स मेरे पास क्या हो ऑड, टर्म्स कितनी बनेंगी, इवन बनेंगी, तो इस केस में क्या होंगी, 2 मिडिल टर्म्स होंगी। समझ आया, क्या होंगी, 2 मिडिल टर्म्स होंगी। और मिडिल टर्म निकल के कैसे आएगी, एक आएगी n+1/2, मतलब इंडेक्स कितना था यहाँ पे 3 था, तो एक टर्म क्या आ जाएगी 3 + 1/2, मतलब सेकंड टर्म, और एक इससे अगली वाली मतलब थर्ड टर्म। ठीक है, जो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे n/2 अकेला था और फिर 1 ऐड हो रहा था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें n+1 जो है एक साथ है, एक साथ ऐड करके फिर /2 हो रहा है। ये याद रखना, ये कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। तो एक टर्म n+1/2, दूसरी टर्म n+1/2, उससे अगली मतलब एक इंक्रीज कर दो, तो ये आपके 2 टर्म आ जाएंगे। मान लो आपको यहाँ पे दिया है 7, क्या दिया है, आपको दिया है 7। अब 7 दिया मतलब आपको पता है कि आपके पास इंडेक्स कितना दिया है, ऑड। इंडेक्स ऑड दिया तो टर्म्स कितनी आएंगी, मेरे पास 8 आएंगी, लेकिन मुझे इंडेक्स को ही देखना है, तो इसमें मेरे पास एक मिडिल टर्म नहीं आएगी, इसमें मेरे पास 2 मिडिल टर्म्स आएंगी। क्यों? क्योंकि 8 टर्म्स हैं। तो इसका क्या होगा, n+1/2, मतलब 7 + 1/2 कितना हो जाएगा, मतलब फोर्थ टर्म, एंड उसके अगली वाली टर्म मतलब फिफ्थ टर्म, इन इसकी क्या हो जाएंगी, मिडिल टर्म। तो इस केस में 2 मिडिल टर्म्स आपके पास आएंगी। ठीक है, ये समझ आया आपके पास। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, मतलब क्वेश्चन कराता हूँ, उससे आपको समझ आ जाएगा ये कैसे करना है। देखो ध्यान से देखना। अब देखो 2 मिनट के लिए आप ये भूल जाओ कि उसने यहाँ पे क्या मुझे निकालना है, क्या मुझे किया है, वो भूल जाओ। क्वेश्चन यही है। ठीक है, क्या दिया है आपको, 2 + a⁴। मुझे बोल दिया गया मुझे निकालना है इसकी 17th टर्म। क्या बोला, मुझे 17th टर्म निकालनी है। अब 17th टर्म निकालने के लिए मुझे पता है कि 17 मतलब जो जनरल टर्म होती है वो किसके बराबर होती है, r+1। तो इसको 17 बनाना है तो r कितना होना चाहिए मेरे पास, r मुझे लेना पड़ेगा 16 लेना पड़ेगा। ठीक है, और जनरल टर्म का फॉर्मूला आपको पता है NCR, a⁴n-r b⁴r। इसका मतलब जहां जहां r है मुझे 16 पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 17th टर्म के लिए मेरे पास 16 पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, n कितना है मेरे पास, क्योंकि मुझे 50 दिया है तो कितना आ जाएगा 50, c r कितना है 16, a⁴ 50 - 16, और b⁴ मेरे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 16 आ जाएगी। ठीक है, अब क्योंकि एक सेकंड जरा रुको, क्योंकि इसमें मुझे a क्या दिया था यहाँ पे 2, तो इसकी जगह मैं क्या पुट करूंगा 2, तो ये आ जाएगा 50 c 16, 2⁴ 50 - 16, और b की जगह यहाँ पे क्या था a, तो यहाँ पे लिखूंगा a⁴ 16। तो ये मेरे पास क्या बनी, 17th टर्म बनी। क्या बनी, 17th टर्म। कई बार आपको क्या पता क्या दिया होगा, आपको लिखा होगा एक साइड पे ये मैच द फॉलोइंग वाले में ये लिखा होगा एक साइड पे, दूसरी साइड पे लिखा होगा आपको कि T17 जो है ये बन के आता है, T16 जो है क्या निकल के आती है, T13 जो है वो क्या निकल के आती है। अब आपको समझ आ गया, 13 अगर मुझे बनाना है तो R मुझे 12 पुट करना पड़ेगा, T16 अगर मुझे बनाना है तो R मुझे 15 पुट करना पड़ेगा इस हिसाब से। सिमिलरली T अगर मुझे 18 बनाना है तो मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, R = 17 पुट करना पड़ेगा। तो यही किया है उसने, 50 C 17 a⁴
50 माइनस 17 जो भी आएगा 33 और a की पावर कितनी हो जाएगी 70। ठीक है, समझ आ गया आपको। तो इस तरीके से अब इसमें क्वेश्चन कुछ और था कि उसने बोला था 17 और 18 टर्म जो है वो इक्वल है, तो इसीलिए उसने क्या किया है, ये 17 टर्म है, ये 18 टर्म है, दोनों को इक्वल किया है, वहां से कुछ निकाला है। मतलब मुझे उससे मतलब नहीं है कि उसने क्या पूछा है, मुझे ये मतलब था पहले आपको ये बताना 17 टर्म कैसे निकलती है, 16 कैसे निकलती है। आप दोनों को इक्वेट करके आंसर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है यार। ठीक है, आंसर निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात थी कि आपको ये टर्म निकालना, उसके बाद आप इसको तो निकाल ही लोगे आराम से। नहीं समझ आएगा मुझे मतलब टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे कहीं पे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा जैसे टाइम मिलेगा। तो अब देखो, अब थोड़ी थोड़ी आपकी मतलब दिमाग जो है वो यूज होना शुरू हो जाएगा। देखो ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, मुझे कोफिशिएंट निकालना है x की पावर 6 और y की पावर 3, इसका जो भी कोफिशिएंट निकल के आएगा। मुझे एक्सप्रेशन क्या दिया है, x प्लस 2y की पावर 9, मतलब मुझे n कितना दिया है, यहाँ पे 9 दिया है। क्या दिया है, n 9 दिया। अब मुझे बताओ जनरलाइज टर्म tr प्लस 1 किसके बराबर होता है, ncr, पहला जो भी है x की पावर n माइनस r, ठीक है यही होता है, और दूसरा जो भी है 2y, तो 2y की पावर r ऐसा आएगा। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, आपने देखा जो y वाली टर्म है उसकी पावर मुझे कितनी चाहिए, 3, तो इसका मतलब r मुझे यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा, r मुझे यहाँ पे 3 पुट करना पड़ेगा। समझ आई क्या बोला मैंने, सर नहीं है समझ आई। x मुझे यहाँ पे कितना चाहिए, 6 चाहिए, मतलब x की पावर कितनी चाहिए, 6, तो x की पावर 6 कैसे बन सकती है, n कितना था, n 9 है, तो x की पावर 9 माइनस क्या करूंगा कि मेरे पास x की पावर 6 बने, तो मुझे 3 करना पड़ेगा। इसका मतलब r मेरे पास क्या है, यहाँ पे 3 है, तो मुझे इस एक्सप्रेशन में r इक्वल्स टू 3 पुट करना पड़ेगा। समझ आया। तो जैसे ही इस एक्सप्रेशन में मैंने r इक्वल्स टू 3 पुट किया तो मेरे पास क्या बन गया, मेरे पास ये बन जाएगा, जैसे एक्सप्रेशन ये बनेगा ना टोटल, ठीक है पूरा एक्सप्रेशन क्या बनेगा ये, लेकिन r मुझे क्या पुट करना पड़ेगा 3, तो क्या बन जाएगा 9c3 2 की पावर 3 और x की पावर, सॉरी 2 की पावर 3, 2 कहाँ से आ गया, एक सेकंड रुको, हम अपने हिसाब से करते हैं, हम इनका नहीं देखते। तो मेरे पास ये क्या एक्सप्रेशन बनेगा, मेरे पास बनेगा n कितना है मेरे पास 9, तो 9c r मुझे कितना लेने पड़ेगा 3, x की पावर 9 माइनस 3 और 2y की पावर 3, मेरे पास ये बनेगा। थोड़ा सा इसको और एक्सपेंड करूं तो क्या बनेगा, ये बनेगा 9c3 x की पावर 6 और 2 का क्यूब है ना यहाँ पे, तो 2 का क्यूब और y का क्यूब। लेकिन मुझे उसने क्या पूछा है, यहाँ पे हैरानी की बात यह है कि मुझे उसने पूछा है x की पावर 6 और y की पावर 3, मतलब उसने मुझे ये 2 का कोई लेना देना नहीं है, तो 2 को बाहर निकाल दो, मेरे पास बचेगा 2 का क्यूब इंटू 9c3 और फिर मेरे पास बचा x की पावर 6 और y की पावर 3, इसका कोफिशिएंट मतलब इसके साथ जो भी मल्टीप्लाई होके आ रहा है, तो ये पूरी की पूरी टर्म जो मेरे पास बची ये क्या बनेगा, इसका कोफिशिएंट बनेगा। यही उसने यहाँ पे किया है, 9c3 और 2 का क्यूब किया है ना, 9c3 और 2 का क्यूब सॉल्व किया है। अब सॉल्व करना कोई मुश्किल वो बड़ी बात है क्या, कॉम्बिनेशन आपको सॉल्व करना बताया, ये सारी चीजें आपको सॉल्व करना बताइए, सॉल्व करके करोगे तो आंसर आएगा 672। आसान था, मुश्किल नहीं था, बट ये सोचना थोड़ा सा, अब आपकी सोच जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। अब देखो जरा क्वेश्चन देखिए पहला वाला, मुझे कोफिशिएंट निकालना है किसका, x की पावर 5 का इस टर्म में, x की पावर 5 का इस टर्म में, मतलब n मुझे कितना दिया है 8। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं, मतलब जो जनरल टर्म है, अगर मैं जनरल टर्म लिखूं तो क्या होता है NCR, तो सॉरी क्या निकालना है मुझे, हाँ ठीक है NCR मतलब 8CR, a की पावर a मतलब पहला यहाँ पे क्या है x की पावर n माइनस r मतलब 8 माइनस r, और y की पावर y कितना है यहाँ पे 3, y की पावर r मतलब r। ठीक है, मुझे किसका कोफिशिएंट निकालना है, x की पावर 5 का। तो यहाँ पे x की पावर 5 में कैसे बना सकता हूँ, जब मैं r को क्या पुट करूंगा, r को मैं 3 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, 8 माइनस 3 कितना होता है 5। ये जरूरी नहीं है कि हर बार आपको r3 ही पुट करना पड़ेगा, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, समझ आया। तो r को मुझे क्या पुट करना पड़ेगा 3, जैसे मैं r को 3 पुट करता हूँ तो मेरे पास एक्सप्रेशन बन जाता है 8c3 x की पावर 8 माइनस 3 और 3 की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से बन जाएगा 8c3 x की पावर 5 और 3 की पावर 3, क्योंकि मुझे x की पावर 5 का कोफिशिएंट पूछा है, तो x की पावर 5 के साथ जो भी चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ 8c3 3 की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 5, तो इसके साथ जो भी चीजें मल्टीप्लाई हो रही है वो मेरा सारा का सारा किसमें आएगा, कोफिशिएंट में। अब आप सॉल्व तो कर सकते हो ना, देखो इतना तो आपको करना पड़ेगा, वही 30% आपको करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करोगे जो भी आंसर आएगा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप चाहो तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, मुझे पता है, इतना आपको पता है। अब देखो यहाँ मुझे निकालनी है फोर्थ टर्म, क्या निकालनी है मुझे, फोर्थ टर्म निकालनी है। फोर्थ टर्म मतलब tr+1 क्या है, जनरल टर्म होती है आपकी, फोर्थ निकालनी है मतलब मुझे ये 4 करना पड़ेगा, मतलब r मुझे क्या लेना पड़ेगा 3, तो मुझे r की जगह क्या पुट करना पड़ेगा 3। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि बहुत सारे एग्जाम्पलों में r3 आ रहा है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि r3 ही आएगा हर बार,
ये कुछ इत्तेफाक से ऐसे एग्जाम्पल आते जा रही है, इसमें R3 आ रहा है, तो मुझे क्या करना है R3 लेना है। तो मैं सबसे पहले मुझे क्या होगा, सबसे पहले अब यहाँ पे देखो माइनस भी है, तो ये थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा आपको। अब इतना तो मुझे पता चल चुका है कि मुझे R क्या लेना है, 3 लेना है। यह -3 नहीं है, ये लिखने में गड़बड़ हो गई होगी। R मुझे क्या लेना है, 3 लेना है, इतना मुझे समझ आ चुका है। जब R मुझे 3 लेना होता है तो इतना पहले ये देखो कि जनरल एक्सप्रेशन बनेगा क्या, NCR होता है पहले, n कितना है यहाँ पे 12, तो 12CR मतलब 12C3। x की पावर जो पहला वाला है उसकी पावर कितना होता है n - r, n - r मतलब 12 - 3 करूंगा तो कितना आ जाएगा 9। और y की पावर, क्योंकि y यहाँ पे -2y है तो मुझे -2y की पावर r मतलब 3 ये लेना पड़ेगा। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गई, इसकी थर्ड टर्म आ गई। बस अब इसको सॉल्व करना है। 12C3 को सॉल्व कर सकते हो आराम से, 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 12 - 3 मतलब कितना होता है 9 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। x की पावर यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे इसको मैं चाहूँ तो सेपरेट कर सकता हूँ, 2 -2 की पावर 3 और माइनस y नहीं, फिर y आएगा, y की पावर 3, ये पॉजिटिव है। ठीक है, या फिर ऐसा करो, एक सेकेंड जरा रुको, इसको आप ऐसा लिख सकते हो डायरेक्टली, x की पावर ये और इसका मैं करूंगा तो माइनस आएगा, तो -8y का क्यूब इस तरह से आएगा। ठीक है, अब मुझे पूछा क्या फोर्थ टर्म, बस मुझे यही करना था। मतलब आप चाहो तो आप इसको एक्सपेंड कर सकते थोड़ा सा, क्योंकि माइनस आएगा, आंसर में आएगा माइनस, ये 12 फैक्टोरियल का 12 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आएगा 9 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखने की जरूरत है नहीं, x की पावर 9 y की पावर 3 और यहाँ पे साथ में 8 भी था, तो मैं यहाँ पे 8 जो है वो मल्टीप्लाई कर देता हूँ, माइनस यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, ये वाला 8 था ना। ठीक है, अब देखो ये 9 फैक्टोरियल, एक सेकेंड रुको जरा, ये 9 फैक्टोरियल जो है वो 9 के साथ कट जाएगा। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 3 ये कटेगा 4 के साथ, 2 यहाँ से कटेगा 2 के साथ, तो अब इसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना बचेगा मेरे पास, 12 इंटू यहाँ 11 भी आएगा ना। ठीक है, तो मेरे पास बचेगा 16 इंटू 11, 16 इंटू 11 इंटू 10 x की पावर 9 y की पावर 3 माइनस में 16 इंटू 10 मतलब 160, 160 इंटू 11 x की पावर 9 y की पावर 3। 160 इंटू 11 करना, तो 160 इंटू 10 करता हूँ तो 1600 आता है। 160 इंटू एक और करूंगा तो 160 मतलब ये बन जाएगा 1760, 1760 लेकिन किसका, माइनस का। ठीक है, 1760 बनेगा माइनस का, x की पावर 9 y की पावर 3, बस ये इसका आंसर आ गया। ये इसकी क्या आ गई, फोर्थ टर्म आ गई। आपको ऐसा दिया होगा फोर्थ टर्म और लास्ट में आपको मैच द फॉलोइंग में आगे ऐसा दिया होगा फाइनल रिजल्ट। तो जब तक आप इसको कैलकुलेट नहीं करोगे पूरा, तब तक आपको आंसर पता नहीं चलेगा। तो आई होप आप ये अब कर सकते हो, अब आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। कहीं पे आपको लगता है डाउट है, कहीं पे आपको लगता है कंफ्यूजन है, टेलीग्राम आपके पास है, इंस्टाग्राम आपके पास है। कोई बहुत सारे बच्चे नए जो आ रहे हैं वो बोल रहे हैं टेलीग्राम पे मैसेज नहीं होते। जैसे ग्रुप ओपन करते हो ना, ग्रुप ओपन करके यहाँ पे ना लेफ्ट साइड पे नीचे आपको एक आइकन शो होता है, यहाँ पे आप डायरेक्टली जब क्लिक करोगे तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर पाओगे, नहीं तो आप इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी, जैसा आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखूंगा। आई होप आपको बाइनोमियल थ्योरम समझ आया होगा और 99.99% मेरी गारंटी है कि जितना मैंने पढ़ा रखा है इससे ज्यादा आप ना भी करोगे तब भी आप आराम से क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम का फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।